हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। तो आज है 28 फरवरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 28 फरवरी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें। तो अब हम देखते हैं कल के करंट अफेयर्स को, क्विकली उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला इस क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तो ध्यान से सुने इस क्वेश्चन को। गूगल और फेसबुक को अपने प्लेटफॉर्म पर समाचार सामग्री के लिए भुगतान करना होगा, ऐसा कानून किस देश ने बनाया है? तो आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? तो आंसर होगा इसका अंजलि भारद्वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा इसका नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो आंसर है इसका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? तो आंसर होगा इसका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने डीजीसीए से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का लाइसेंस प्राप्त किया है? तो आंसर होगा इसका कुशीनगर एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर होगा इसका दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो ध्यान से सुनिएगा इसका। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? तो आंसर है इसका 3 साल। अंतिम क्वेश्चन है कल का, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो आंसर होगा इसका चंडीगढ़। अब हम देखते हैं आज के क्वेश्चन जो कि 28 फरवरी से रिलेटेड होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने, इस पूरे करंट अफेयर्स को ध्यान से सुनेंगे। अगर आपने अभी तक स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसे हम बोल सकते हैं AIIB, ने किस राज्य सरकार को $304 मिलियन का ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो आंसर होगा इसका असम। इसका डिटेल देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ है, असम में है, ठीक है, के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये किस मंत्रालय ने घोषणा की है? वित्त मंत्रालय ने। तो फ्रेंड्स, हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है, इस ऋण का उपयोग असम में बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। मतलब जो $304 मिलियन का हमने जो ऋण लिया है उसका उपयोग किस में किया जाएगा? असम में बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए किया जाएगा। इसकी कुल अनुमानित लागत जो है वो 365 मिलियन है। कितनी? $365 मिलियन है। इसके लिए बाकी 304 मिलियन जो डॉलर है वो दे रहा है कौन? AIIB दे रहा है, बाकी असम सरकार देगी, ठीक है। अब हम जान लेते हैं असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को। तो यह पावर ट्रांसमिशन परियोजना जो है या प्रोजेक्ट राज्य में नए नेटवर्क का निर्माण करेगी, जो राज्य में सस्ती और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। मतलब इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा कि राज्य में यानी असम में सस्ती और विश्वसनीय बिजली की पूर्ति की जाएगी। यह परियोजना ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करेगी। अब हम जानते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से। इसकी स्थापना जून 2014 में हुई थी, ठीक है, लेकिन इसने काम कब से करना शुरू किया है? 16 जनवरी 2016 से, ठीक है। व्यापार के लिए इसने काम कब से शुरू किया है? 16 जनवरी 2016 से। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है बीजिंग में, और बीजिंग कहाँ पर है? चीन में, ठीक है। इसने जनवरी 2016 से कार्य करना शुरू किया है, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। विश्व में इसके कुल अनुमोदित सदस्यों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है। मतलब कितने सदस्य हैं इसके? 103 है अनुमोदित।
बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना। ठीक है, इस उद्देश्य से ये काम कर रही है। यहाँ पर बात आई थी असम की, तो असम की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है असम राज्य। ठीक है, और वर्तमान में बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं, और राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। राजधानी क्या है असम की, तो राजधानी याद रखना है दिसपुर। और बात करते हैं असम की, तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क भी है और मानस नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो ये जानकारी भी आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना की घोषणा की है, तो वो राज्य है कौन सा, राजस्थान। इसका डिटेल देख लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, याद रखना है इसको। तो अशोक गहलोत ने 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। ठीक है, और इसमें उन्होंने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की घोषणा की है, मतलब एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना लाने की घोषणा की है। बात करते हैं इस घोषणा में क्या बात की गई है, तो सरकार ने 25 जिला मुख्यालयों में नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की है। ठीक है, जबकि अन्य 8 जिले जो बच रहे हैं उनमें पहले से एक नर्सिंग कॉलेज है, तो उनमें घोषणा नहीं की गई है। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी हम सबको पता है जयपुर है, और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल, मतलब राजस्थान के राज्यपाल जो कौन है, कलराज मिश्रा जी हैं, और मुख्यमंत्री अभी हमने डिस्कस किया है अशोक गहलोत हैं। यहाँ की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 200 सीटें हैं। कुल कितनी सीटें हैं, 200 सीटें हैं। राज्यसभा सीटें 10 हैं, लोकसभा सीटें यहाँ 25 हैं, और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। एक बात और इम्पॉर्टेंट बात है राजस्थान के बारे में कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, उसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा 1985 में दिया गया था। ठीक है, और यह एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जिसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस देश ने कश्मीर में सीमा पर गोलाबारी पर रोक लगाने के लिए भारत के साथ समझौता किया है, तो कौन है भैया, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सीमा पर गोलाबारी पर रोक लगाने के लिए भारत के साथ एक समझौता किया है। इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने घोषणा की कि दोनों पक्ष जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा को क्या बोलते हैं हम, LOC। ठीक है, LOC का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। LOC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जिसे हम नियंत्रण रेखा भी बोलते हैं। तो LOC किन दो देशों के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत और पाकिस्तान ने यह घोषणा की है कि दोनों देश अब एक दूसरे के देश में गोलाबारी करने पर रोक लगाएंगे, और दोनों देश इस पर सहमत हो गए हैं। यह समझौता कब से लागू होगा, 2021 से लागू होगा। ठीक है, और डिटेल देख लेते हैं। दोनों पक्षों ने फैसला यह किया है कि दोनों देशों के बीच किसी भी गलत फहमी को हल करने के लिए वार्डर फ्लैग मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। मतलब सीधे गोलाबारी लागू नहीं होगी, चालू नहीं होगी, पहले मीटिंग कर ली जाए कि भाई गलत फहमी है अगर कोई, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, वार्डर फ्लैग मीटिंग की जाएगी। ठीक है, अब इधर पर हम नक्शा देख लेते हैं भैया कि कौन कहाँ पर है। अब ये हम LOC की बात कर रहे थे, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की। तो लाइन ऑफ कंट्रोल आप देख पा रहे हैं, देखिएगा ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं जिसे। ठीक है, और ये है कारगिल, जहाँ पर कारगिल की लड़ाई हुई थी कब, 1999 में। ये है लद्दाख, और ये है जम्मू कश्मीर राज्य। इसकी लोकेशन आप देखते जाएंगे, ये जम्मू कश्मीर राज्य है, ये है लद्दाख राज्य। ठीक है, और जहाँ पर अभी भारत और चाइना के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, वो है गलवान घाटी। देख रहे हैं आप, ये इधर पर है गलवान घाटी, ये है गलवान घाटी का क्षेत्र, जहाँ पर किसके बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी है, भारत और चाइना के बीच। ठीक है, और ये अक्साई चीन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, अक्साई चीन।
ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, POK कहलाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर ये हो गया, और ये हो गया लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है, ये है। और कारगिल वाला क्षेत्र ये है, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था। बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर की, तो सियाचिन ग्लेशियर को और देख लीजिएगा, ये है सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पर बहुत कम तापमान पर हमारे जो सेना के जवान हैं वो रहते हैं, ये है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। बात करते हैं काराकोरम पास की। काराकोरम दर्रा जो है वो ये है, देखिएगा ये है काराकोरम दर्रा, इसकी लोकेशन भी देख लीजिएगा, ये है काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में है, तो अभी तक हम बताते थे कि किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। लेकिन अब इसकी लोकेशन देखिएगा, अब आप बताइएगा कि कहाँ होगा। काराकोरम पास जो है वो अब किस राज्य में होगा, ये है लद्दाख, यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख। तो अब ये किस राज्य में पड़ रहा है, लद्दाख में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G20 की केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में हुई है, तो आंसर है इसका इटली की अध्यक्षता में, ठीक है। इसका डिटेल देख लेते हैं। हमारे देश की वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी। उन्होंने 26 फरवरी 2021 को G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में शामिल हुई हैं ये, ठीक है। और यह इटली की अध्यक्षता में होने वाली पहली G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक है। बात करते हैं इस बैठक के दौरान क्या कहा गया। वित्त मंत्री ने अपने G20 समकक्षों के साथ, मतलब जो वित्त मंत्री के समकक्ष के जो भी लोग रहे होंगे उनके साथ उन्होंने बैठक की है, और उनके साथ उन्होंने क्या कहा है, कोविड-19 महामारी और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के संबंध में भारत की नीति पर प्रकाश डाला है, ठीक है। जो G20 के जो समिट हुआ है, इसमें हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं कौन है, निर्मला सीतारमण। उन्होंने अपने समकक्षों के साथ क्या बताया है कि वो कोविड महामारी से, यानी भारत कोविड महामारी से किस प्रकार से निपट रहा है और किस प्रकार से टीकाकरण का अभियान चल रहा है, इस बारे में उन्होंने बात की है। बात करते हैं G20 की, तो यह 20 देशों का समूह है, ठीक है। वर्तमान में 19 देश हैं, और 20वां समूह कौन है, यूरोपीय यूनियन, यानी यूरोपीय संघ इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ 20 कहलाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के संबंध में की गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जिसे हम बोल सकते हैं CSE, ने स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट जारी की है। तो हमें बताना है कि CSE का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इसका डिटेल देख लेते हैं हम। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE ने 25 फरवरी को एक रिपोर्ट जारी की है, जिसे क्या कहा गया है, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट्स रिपोर्ट, ठीक है। इसको उसने जारी किया है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि महामारी के दौरान, मतलब कोविड के दौरान, दुनिया भर के 375 मिलियन बच्चे प्रभावित होंगे, ठीक है। यानी कोविड महामारी से कितने बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, 375 मिलियन बच्चे के प्रभावित होने का अनुमान लगाया है किसने, CSE ने। बात करते हैं CSE की, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है, अनिल अग्रवाल हैं। मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है, और ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा। निम्न में से किसे सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर होगा इसका नरेंद्र मोदी को। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में, किस सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में सेरवेक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया जाएगा। ये क्यों प्रदान किया जाएगा, तो ये प्रदान किया जाएगा हमारे प्रधानमंत्री को ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए यह सम्मान मिलेगा। ऊर्जा सम्मेलन 1 से 5 मार्च के बीच वर्चुअली आयोजित किया जाएगा, ठीक है, वर्चुअली आयोजित होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कहाँ सरस आजीविका मेला 2021 शुरू हुआ है? तो आंसर है इसका नोएडा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो इसको आप देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? नोएडा होगा। ठीक है, हाल ही में सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ है 2021 का? तो आंसर है इसका क्या? नोएडा में शुरू हुआ है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है हमारे देश के? नरेंद्र सिंह तोमर जी। उन्होंने 26 फरवरी 2021 को नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया है। ठीक है, इस मेले में क्या होगा? इस मेले में और कौन उपस्थित था? कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कौन है? कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी, ये भी उपस्थित रहे। इसमें होगा क्या कि यह 26 फरवरी 2021 से शुरू होगा और 14 मार्च 2021 को समाप्त होगा। इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी कि जो सरस आजीविका मेला है 2021 का, 21 मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं तो इस इवेंट में यानी इस मेले में 27 राज्यों के 300 से अधिक ग्रामीण स्व सहायता समूहों और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। ठीक है, 300 से अधिक ग्रामीण स्व सहायता समूहों के लोग और शिल्पकार इसमें भाग ले रहे हैं। किस मेले में? सरस आजीविका मेला। बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा तो इसको आप भी स्टार लगा लीजिएगा कि सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ है? नोएडा में। ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से सुनिएगा। इसको क्या होगा इसका आंसर? सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजित हुआ है? नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय खिलौने मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय खिलौना मेला है यह। भारत का पहला राष्ट्रीय खिलौना मेला है जो कि 27 फरवरी को शुरू हुआ है। ठीक है, और ये चलेगा 2 मार्च तक। तो इसका उद्घाटन किया किसने? पीएम मोदी ने। इस मेले का आयोजन कपड़ा मंत्रालय करवा रहा है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कपड़ा मंत्री कौन है। कपड़ा मंत्री कौन है हमारे देश की वर्तमान में? शिक्षा और वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय भी इस मेले के आयोजन से जुड़े हुए हैं। मतलब 3 मंत्रालय इससे जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय भी इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह वर्चुअली होगा। ठीक है, यह जो मेला है यह वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है। इसमें बच्चों के लिए एक आनंददायक शिक्षा प्रदान की जाएगी और यही इसका उद्देश्य होगा कि इस जो खिलौना मेला है इसका आयोजन करके बच्चों को आनंददायक शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, ये वेबसाइट पर आयोजित किया जा रहा है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। वेबसाइट पर आयोजित किया जा रहा है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के जो खिलौने हैं उनके बारे में जानकारी बताई जाएगी। विभिन्न प्रकार के आईआईटी संस्थान हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये सब भाग लेकर के विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाएंगे और उसके बारे में शिक्षा भी प्रदान करेंगे बच्चों को। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। हाल ही में किस दिन विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है और ऑप्शन सुन लीजिएगा। 2 फरवरी, 4 फरवरी, 10 फरवरी या 11 फरवरी। एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि हमने जो फरवरी माह से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट डे है उसके लिए हमने एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है फरवरी माह में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। इस वीडियो को लाइक भी करना है अगर आपको पसंद आया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। फ्रेंड्स, अनअकैडमी प्रेजेंट करता है आपको एमपीपीएससी व्यापम क्रैक करने का एक मौका देता है। फ्रेंड्स, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को, यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ अनअकैडमी प्रेजेंट करता है चैंपियनशिप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे और जिसका एनालिसिस उसके नेक्स्ट डे होगा एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा।
और फ्रेंड्स याद रखिए, यदि आप टॉप 3 रैंक पर आते हैं तो आपको फ्री 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। फ्रेंड्स टाइम को नोट कर लें और डेट को नोट कर लें। तो आपका एग्जाम टाइम होगा 10 AM टू 12 PM और एनालिसिस इसका नेक्स्ट डे होगा। तो फ्रेंड्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पहला टेस्ट 6 फरवरी को है, फिर 13 फरवरी को है, फिर 20 फरवरी को है और फिर 27 फेब को है। फ्रेंड्स अब मैं आपको बता दूं, यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो मौका मत जाने दीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा और उसका एनालिसिस नेक्स्ट डे होगा। और यदि आप टॉप 3 रैंक में आते हैं तो आपको फ्री 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एग्जाम टाइम को ध्यान दें, यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम टाइम है 10 AM टू 12 PM और उसी दिन डाउट सेशन क्लियर किए जाएंगे 5 PM टू 7 PM। और टेस्ट का डेट क्या है? 26 फेब, 27 फेब और 28 फेब। यदि आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो 13 फेब से आपके टेस्ट शुरू होंगे और सेकेंड है 28 फेब और फिर है 27 फेब को। फ्रेंड्स यदि आप अनअकैडमी के प्लस फीचर्स को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ मौका मिलेगा आपको फेवरेट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। फ्रेंड्स यह फ्री क्लास और प्लस क्लास में अंतर है, इस अंतर को भी समझ लेते हैं। यदि आप फ्री क्लास ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको लिमिटेड सिलेबस कवरेज मिलता है और कंप्लीट सिलेबस आपको प्लस कोर्स पे मिलेगा। और फ्रेंड्स यदि आप फ्री क्लास को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, लेकिन यदि आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट्स, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन। पर ध्यान रहे 10% का डिस्काउंट तो लेना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नाउ, कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1, यहाँ पे डॉट का आपको इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो बैच कोर्स हम लाए हैं वो है, पहला है एवियर्स बैच। तो एवियर्स बैच जो है एमपीपीएससी प्रीलिम 2020 जो क्लियर करना चाहते हैं एमसीक्यू के माध्यम से प्योरली हिंदी मीडियम, 18 फरवरी से बैच शुरू हो गया है। यूज कोड राजा नंबर 1, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 18 फरवरी से ये बैच शुरू हुआ है और राजा नंबर 1 कोड यूज करके एमपी के टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका पा सकते हैं। यदि आपका ड्रीम है एमपीपीएससी 2022 में क्लियर करने का तो आप ज्वाइन कीजिए फाउंडेशन बैच जो 10 मंथ्स का बैच होगा। स्टार्ट हो रहा है 19 फरवरी से और कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1। तो फ्रेंड्स मौका हाथ से जाने मत दीजिए क्योंकि हम अपने डिस्काउंट को कम करने वाले हैं। अभी आपको डिस्काउंट 10% से अगले महीने 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये मौका हाथ से ना जाने पाए क्योंकि हम 1 मार्च 2021 से अपने डिस्काउंट को कम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स 10% डिस्काउंट के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। यूज कोड राजा नंबर 1, सब्सक्राइब टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।